हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस में। और आज का टॉपिक है व्हाट इज द न्यूज़। इस न्यूज़ में हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, साथ में वर्ल्ड अफेयर्स भी पढ़ेंगे। तो ये टारगेट सिर्फ बीपीएससी 17th के लिए है और ये एग्ज़ाम दरोगा में भी पूछ सकता है करंट अफेयर्स, और जो तैयारी कर रहे हैं और भी अनदर एग्ज़ाम की तो उसमें भी पूछ सकता है। तो आज हम करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और जो भी मुख्य 1 जनवरी से 3 जनवरी तक का जो भी छूटा हुआ हमारा है, तो हमारा टारगेट रहेगा कि सबसे पहले हम जनवरी से लेकर 30 सितंबर का सारा करंट अफेयर्स अच्छे से कर ले। लास्ट 9 मंथ का ही पूछता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2023 का दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर भी कर लेंगे, ताकि हमारा 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स रेडी हो जाए और प्रश्न कहीं से भी बने तो हमारा एक भी प्रश्न छूटे नहीं। तो पहला न्यूज क्या है, व्हाट इज द न्यूज की खबर क्या है उसको देख लेते हैं। तो खबर है कि हिमालय में एक आश्चर्यजनक कैटबैटिक हवाओं की घटना सामने आई है। अब जियोग्राफी में कैटबैटिक हवा क्या है ये पूछ सकता है और ऑप्शन दे सकता है। ऐसी हवा जो ऊंचाई की ओर बहती है, ऐसी हवा जो नीचे की ओर बहती है। तो कैटबैटिक हवा क्या है इसको देख लेते हैं, ये न्यूज में है। तो कैटबैटिक हवा ये नीचे की ओर चलने वाली हवाएं हैं जो आमतौर पर रात में चलती है। ओके, इसके बारे में दे सकता है कि कैटबैटिक हवा दिन में चलने वाली हवा है, तो ये रात में चलने वाली हवा है और ये नीचे की ओर बहती है, ऊपर की ओर नहीं बहती है। ठीक, हवा अधिक ऊंचाई पर जाती है तो ठंडी हो जाती है, फिर सघन होकर भारी हो जाती है, इसलिए नीचे की ओर बहती है। जब कोई भी चीज भारी हो जाता है तो नीचे की ओर आने की कोशिश करता है, इसलिए इसे गुरुत्वाकर्षण पवन भी कहा जाता है। किसको? कैटबैटिक हवा को। तो ये हिमालय पर कैटबैटिक हवा न्यूज में था और ऐसी घटना सामने आई। तो कैटबैटिक हवा किसको कहते हैं? वैसी हवा जो नीचे की ओर बहती है और आमतौर पर रात में चलती है। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा अधिक ऊंचाई पर जाती है, हिमालय ऊंचा है, ऊंचाई पर जाती है तो ठंडा हो जाती है। जो ठंडा हो जाएगी तो सघन हो जाएगी, यानी लाइक उसके मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाएंगे। सघन हो जाएगी तो वो भारी हो जाएगी और भारी होके वो नीचे की ओर बहने लगती है। और जब कोई चीज भारी नीचे आता है तो गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर उसे खींचता है, इसलिए इस हवा को गुरुत्वाकर्षण पवन भी कहते हैं। तो अगर दे देता है एग्जाम में, हाल ही में समाचार में रहा कैटबैटिक हवा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, या तो इसका डिफिनेशन दे दे, या निम्नलिखित में से किसे गुरुत्वाकर्षण पवन भी कहा जाता है, पछुआ पवन, पश्चिमी पवन, कैटबैटिक हवा। तो हमें याद रहेगा कि कैटबैटिक हवा को गुरुत्वाकर्षण पवन कहेंगे, तो हमारा एक प्रश्न सही हो जाएगा। और हमें लगेगा कि ज्योग्राफी का बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दे दिया पछुआ पवन, गुरुत्वाकर्षण पवन किसे कहते हैं, पछुआ पवन, पश्चिमी पवन या पश्चिमी विक्षोभ को या कैटबैटिक को। तो हमें लगेगा कि ये एनसीईआरटी का बेसिक है, कॉन्सेप्ट से पूछा है, लेकिन ये तो न्यूज में था तो न्यूज से पूछा। तो कैटबैटिक हवा किसे कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण पवन को भी कहेंगे। ओके, दूसरा न्यूज है दूरसंचार विधेयक 2023। ये कब पारित हुआ, प्रस्तुत किया गया? तो 18 दिसंबर को केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, कौन सा? तो टेलीकॉम बिल 2023, यानी दूरसंचार अधिनियम विधेयक बिल यानी विधेयक 2023 किसने पारित प्रस्तुत किया? तो अश्विनी वैष्णव ने पारित किया। अब ये क्यों पारित किया गया है इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। लाइक वोडाफोन है, बीएसएनएल है, एयरटेल है, ये सभी चीजों के बारे में, जो भी साइबर सिक्योरिटी है, ये सभी से कहाँ कितना कॉल गया, कहाँ कितना मैसेज आया, जो भी साइबर क्राइम होता है, तो ये कभी भी उनका डेटा को इकट्ठा कर सकता है ये बिल, कि हम इस बिल के द्वारा एयरटेल कंपनी के द्वारा कितने लोगों ने कहाँ मैसेज किया, सब चीज हम डिटेल्स निकाल सकते हैं इस बिल के द्वारा। दूरसंचार विधेयक 2023। तो यह विधेयक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933,
टेलीग्राफी तार यानी गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950 जैसे पुराने अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है। कौन? तो दूरसंचार विधेयक 2023, ये सभी को हटा दिया गया है और सभी इतने तीन अधिनियम के जगह पे एक ये अधिनियम बन जाएगा दूरसंचार विधेयक, इसको फिर अधिनियम में बदल दिया जाएगा 2023। तो ये नया हो जाएगा, जहाँ पे 3 अधिनियम को साथ में लेके चल रहे हैं कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, वहाँ पे सिर्फ एक कम्युनिकेशन एक्ट काम करेगा और वो होगा दूरसंचार विधेयक 2023। तो ये न्यूज आपको समझ में आ गया। तो आपसे ये पूछ सकता है कॉलम कौन सा मैच है कौन सा नहीं मैच है, दे देगा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1933 या वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1885। इधर दे देगा एक जगह टेलीग्राफ अधिनियम, इधर दे देगा एक जगह वर्ष। तो हमें याद रहेगा तभी तो हम सही कर पाएंगे। तो याद रखिएगा कि ये न्यूज में था, ये सारा एक्ट 1885, 1933, 1950 और उसके बाद अब इनकी जगह पे आ गया है दूरसंचार विधेयक 2023। तो हमारा नेशनल न्यूज एक ये हो गया कैटबेटिक हवा और ये हो गया दूरसंचार विधेयक। अब तीसरा न्यूज है कि सिक्किम के पंगो लाखा वन्य जीव अभयारण्य में कैमरा ट्रैप ने 3640 मीटर की ऊंचाई पर एक बाघ को कैद किया, यानी कैमरा में कैद किया गया 3640 मीटर की ऊंचाई पर एक बाघ को। यह भारत की सबसे ऊंची जगह है जहां बाघ देखे गए हैं। तो कहाँ पे? सिक्किम के पंगो लाखा वन्य जीव अभयारण्य। अब ये पंगो लाखा वन्य जीव अभयारण्य न्यूज में है, तो हमें लगेगा कि ये तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य से प्रश्न है, तो हम ये भी रट लेते हैं, हमें मैक्सिमम याद भी है। अगर ये पूछ ले तो लोग कहेंगे कि आप अच्छे से वन्य जीव अभयारण्य याद नहीं किए थे, इसलिए आपका ये गलत हो गया। मान लीजिए ऑप्शन में सिक्किम दे दे, नागालैंड दे दे, असम दे दे, अरुणाचल दे दे और पंगो लेखा या तमिलनाडु दे दे, तो जिसको जो नहीं पढ़ा है उसको ये लगेगा कि यार ये तमिल साइड का नाम लग रहा है, या हो सकता है ये अरुणाचल का होगा या असम का होगा। लेकिन पंगो लाखा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? सिक्किम में। और ये खबर में क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा भारत की सबसे ऊंचाई पर इसको देखा गया, 3640 मीटर की ऊंचाई पर एक बाघ को देखा गया सिक्किम के पंगो लाखा वन्य जीव अभयारण्य में। तो ये हमारा तीसरा न्यूज था। चौथा न्यूज है कि 25 नवंबर को केंद्र ने सीएनजी यानी परिवहन गैस और पीएनजी यानी प्लाइट प्राकृतिक गैस यानी घरेलू खाना पकाने की ईंधन में सीबीजी को यानी कंप्रेस्ड बायोगैस के अनिवार्य मिश्रण की घोषणा की। किसने? तो केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है कि जो भी अपना गाड़ी चलाएगा उसमें सीएनजी और पीएनजी का मिश्रण अनिवार्य है। ठीक, इसमें सीबीजी यानी कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के अनिवार्य मिश्रण है, यानी केंद्र ने सीएनजी और पीएनजी में सीबीजी के अनिवार्य मिश्रण का घोषणा किया है, यानी जो हम सीएनजी और पीएनजी यूज करते हैं उसमें सीबीजी के मिश्रण को अनिवार्य कर दिया है। किसने? तो केंद्र ने। अब इसका न्यूज क्या है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, वित्तीय वर्ष 2024 से 25 तक ये स्वैच्छिक होगा, यानी हमारा मन करेगा तो हम ये सीबीजी के अनिवार्य मिश्रण को करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 2024 से 25 तक यानी अभी इस साल और अगले साल ये स्वैच्छिक होगा, लेकिन ये अनिवार्य दायित्व हो जाएगा कब? 2025 से 26 में ये शुरू होगा। तो ये भी पूछ सकता है कि सीबीजी को अनिवार्य रूप से मिश्रित करना है अपने परिवहन में, कब? तो 2025 से 26 तक ये टारगेट है, यानी आपको 26 में स्टार्ट कर देना है और 2025 से 26 से शुरू हो जाएगा वित्तीय वर्ष, और 2024 से 25 तक ये स्वैच्छिक रहेगा। तो स्वैच्छिक रहेगा इस साल से आपका वित्तीय वर्ष जो भी होता है 31 मार्च या 1 अप्रैल स्वैच्छिक होगा और आपका अनिवार्य होगा 2025 से 2026। तो ये था हमारा नेशनल न्यूज, जिसमें हमने पहला पढ़ा कैटबेटिक हवा जिसको गुरुत्वाकर्षण हवा भी बोला जाता है, दूसरा पढ़ा दूरसंचार बिल 2023, तीसरा पढ़ा हमने सिक्किम के पंगो लाखा वन्य जीव अभयारण्य, चौथा पढ़ा हमने ये
सीबीजी गैस जो भी है इसको अनवित्तीय वर्ष 2024 से 25 तक स्वैच्छिक होगा और 25 से 26 तक ये अनिवार्य हो जाएगा। अब हम आते हैं बिहार स्पेशल न्यूज में। तो बिहार स्पेशल न्यूज में 4 न्यूज है, 5, 6, 7, 8, 4 न्यूज। पहला न्यूज क्या है? फसल उत्पादन में बिहार को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। यानी जो भी एग्रीकल्चर में दिल्ली में जो भी आयोजन हुआ था तो उसमें फसल उत्पादन में बिहार को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। जो अर्जुन मुंडा है आपके कृषि मंत्री, उन्होंने कृषि सचिव, बिहार के कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल जी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया, क्योंकि अब बिहार को सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के रूप में फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। तो क्या सीएम को देंगे सम्मानित? तो नहीं, जो कृषि मंत्री है, कृषि सचिव है, उसको देंगे। तो बिहार के कृषि सचिव का नाम अगर पूछ दे कौन है तो संजय कुमार अग्रवाल, ये नाम याद रखना है। और ये याद रखना है कि फसल उत्पादन में बिहार को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। अब हमारा छठा न्यूज है बिहार स्पेशल का दूसरा न्यूज कि राज्य में छोटे पर्यटन स्थलों के विकास की नीति तैयार। यानी जो भी छोटे पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल माने जहां हम घूमने जाते हैं, जैसे राजगीर हो गया, जो राजगीर का वो कांच वाला ब्रिज बना है वो हो गया, आपका ये रोहतासगढ़ का किला हो गया, शेरशाह का मकबरा हो गया जो भी बिहार में है, बोध गया हो गया। तो कुछ किन जिलों को इसमें चुना गया है और उस जिला के किस किस पर्यटन स्थल को चुना गया है ये देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ लेता है धुआं कुंड कहाँ है, किस जिले में है, तो रोहतास में है। तो रोहतास में किन स्थलों को चुना गया है? तो धुआं कुंड को, मांझर कुंड को, रोहतासगढ़ को, कशिश जलप्रपात को, इंद्रपुरी डैम को, तुतला भवानी को, शेरशाह के मकबरा को। तो जो रोहतास वाले हैं, अब मैं रोहतास की हूँ तो मुझे सब याद है और मैं सब जगह घूम चुकी हूँ। तो ये अगर एग्जाम में आता है कशिश वाटरफॉल वेयर इज लोकेटेड इन बिहार, तो इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट, रोहतास में ये कशिश जलप्रपात है। आपसे पूछ सकता है इंद्रपुरी डैम कहाँ है या तुतला भवानी कहाँ है, आपको ऑप्शन में दे सकता है सीतामढ़ी, रोहतास, मुंगेर या फिर पश्चिमी चंपारण। तो जिसको नहीं याद है उनको याद करना है, क्योंकि अदर डिस्ट्रिक्ट वाले जो होते हैं उनको बेसिकली दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो फेमस चीज़ है वो नहीं याद रहता है, लेकिन लाइक शेरशाह का मकबरा ये हमें एक्सट्रीम पढ़ना है तो ये सबको याद रहता है। तो कैसी कैसी स्थलों को विकसित किया जाएगा ताकि पर्यटन स्थल और बढ़े हमारे बिहार में? तो रोहतास के धुआं कुंड, मांझर कुंड, रोहतासगढ़, कशिश जलप्रपात, इंद्रपुरी डैम। हम लोग बहुत सारे वाटरफॉल याद करते हैं लेकिन कशिश वाटरफॉल बुक में भी नहीं दिया होता और हम लोग याद भी नहीं करते हैं, तो याद रखना है। अब दे देगा तो कहेंगे लोग कि ये तो बेसिक से पूछ लिया, बिहार का वाटरफॉल हम लोग अच्छे से नहीं पढ़े थे। तो ये तो न्यूज में है, जो न्यूज में है वहीं से बनता है बेसिक। तुतला भवानी और शेरशाह। अब जहानाबाद के किन किन स्थलों को लिया गया है? तो बराबर की गुफा, बनावर, बीवी कमाल का मकबरा। अब दे देगा बराबर की गुफा कहाँ स्थित है, तो लोग कहेंगे कि ये तो दे दिया हिस्ट्री से, जबकि ये तो न्यूज में है। बराबर की गुफा को विकसित किया जाएगा जहानाबाद में जो है, बनावर को। और बीबी कमाल का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहानाबाद में। ये जो भी छोटे छोटे पर्यटन स्थल है ये बहुत बड़े नहीं है, छोटे छोटे ही हैं, लेकिन इनको बहुत ज्यादा विकसित करना है। किस लिए? पर्यटन उद्देश्य से, ताकि दूसरे राज्य के लोग यहाँ घूमने आए तो हमारा राजस्व इकट्ठा हो, विदेश के लोग घूमने आए तो विदेशी मुद्रा हमारा इकट्ठा हो। ठीक। अब मुंगेर का कौन कौन से जगह को चुना गया है? तो भीम बांध को और मुंगेर के किला को। तो ये तो भीम बांध सबको याद है और मुंगेर किला भी याद है। तो 2 पर्यटन स्थल मुंगेर से, 3 पर्यटन स्थल जहानाबाद से। और सबसे ज्यादा कहाँ किसको? तो रोहतास का धुआं कुंड, मांझर कुंड, रोहतासगढ़, कशिश जलप्रपात, इंद्रपुरी डैम, तुतला भवानी, शेरशाह मकबरा। सारण से किसे चुना गया है? तो आमी दरबार को, चिरांद को और हरिहर क्षेत्र को। ये हरिहर और चिरांद आपका प्राचीन बिहार से संबंधित है, जहाँ से हमें बहुत सारा पूरा पाषाण, नवपाषाण कालीन जो भी शस्त्र थे, जो भी बर्तन वगैरह जो भी थे वो हमें प्राप्त हुए हैं। तो सारण में आमी दरबार, चिरांद और हरिहर क्षेत्र। पूर्वी चंपारण में किसको? तो केसरिया को, अरेराज को, लेक टाउन को, ओरवेल जन्म स्थली। ठीक है।
ओरवेल जन्मस्थली अरेराज, केसरिया और लेक टाउन। अब दे देगा लेक टाउन बिहार में कहाँ स्थित है, तो पूर्वी चंपारण। अब पश्चिमी चंपारण में कौन कौन सा जगह, तो लौरिया, नंदनगढ़, ये सबको याद है पश्चिमी चंपारण है। भितिहरवा गांधी आश्रम, भितिहरवा गांधी आश्रम पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में ये। और नालंदा का आपका एक चुना गया है बोधगया को, बोधगया को अभी और विकसित करना है। ठीक, 7वां न्यूज है, गया जी कॉरिडोर पर मुहर लग गया, विष्णुपद जाने के वैकल्पिक मार्ग को और एक वैकल्पिक मार्ग चुन लिया गया है। यानी गया जी कॉरिडोर पर मुहर, यानी अब गया जी डैम पे कॉरिडोर बनेगा, ओके। और जो विष्णुपद जाते हैं विष्णुपद मंदिर, अब वहां पे जो एक रास्ता था जाने के लिए, उसके और वैकल्पिक मार्ग खोज लिए गए हैं। अब वो कौन कौन से मार्ग होंगे अभी डिटेल्स में जब इसका न्यूज आएगा तो हम उस वक्त कर लेंगे। ठीक, अभी जो न्यूज में था इतना ही था, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये अभी न्यूज में है। अब ये आज न्यूज में है, ठीक, जनवरी में। और इस पे जो भी वैकल्पिक मार्ग जब बन जाएगा तो उस टाइम फिर दोबारा से न्यूज में आ जाएगा, तो वो करंट अफेयर्स बन जाएगा। तो पीछे का हमें याद रहना चाहिए। तो ये नहीं होता है कि आज ही का है तो आज ही का करंट अफेयर्स हो गया, जरूरी नहीं है। वो पीछे से भी न्यूज में है, फिर उसमें कुछ चेंजिंग हुआ तो दोबारा से वो करंट में आ गया। ठीक, ऐसे होता है करंट अफेयर्स में। 8वां और अंतिम है न्यूज कि बांका जो है राजस्व मामले में, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा, बांका राजस्व मामले में फिर बना नंबर 1 जिला। जो बांका है आपका राजस्व के मामले में यानी रेवेन्यू के मामले में फर्स्ट आया है। ठीक, कितना अंक मिला है, तो 80.09 इतना इसको अंक मिला है और ये पहले स्थान पर है। और पटना 21वें स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है आपका सीतामढ़ी। तो राजस्व मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है, तो बांका, जो सबसे नीचे है और साउथ ईस्ट में है आपका। ये आपको याद रखना है कि आपके साउथ ईस्ट में है बांका, और बांका को पहले स्थान में रखा गया है राजस्व मामले में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारा न्यूज समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। क्या इसी तरह से न्यूज को लेके आया जाए और फिर उसको एक्सप्लेन किया जाए, ऐसे ठीक है। और जो भी हमने यहाँ पढ़ा है उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल में पोल में क्वेश्चन कर देंगे, तो आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्या ऐसे कर करके अगर रोज 8 या 10 न्यूज करते हैं तो 10 तिहाई 30, 300 आपका न्यूज एक महीना का हो जाएगा। और वही न्यूज जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खबरों में है और जिस पे गवर्नमेंट काम कर रही है, हम उसी न्यूज को देखेंगे। क्योंकि हम गवर्नमेंट में जाएंगे, सरकार के साथ काम करेंगे जब ऑफिसर बन के, तो हमें यही सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा। क्योंकि हमारा काम है एसडीएम ओ बीडीए में कोई भी नियम है उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी कार्यान्वित करना, कि इम्प्लीमेंट कर दिए ताकि वो विकसित हो। अब ये सभी पर्यटन स्थल को विकसित करना है, तो जो भी पर्यटन स्थल से संबंधित डिपार्टमेंट है उसमें जो भी ऑफिसर्स है वो इनके ऊपर जिम्मेवारी होगी कि ये सभी जो भी पर्यटन स्थल है इसको विकसित करे। क्या ऐसे क्या करना है, ये उसी ऑफिसर का काम है। तो ये सारा न्यूज आपको उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आया होगा। समझ आ गया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और 70 बीपीएससी के लिए जितना कुछ हो सकेगा वो सब हमारे साथ जुड़ के आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।